कल की क्लास में हमने कार्बनिक यौगिकों का नामकरण नोमेनकल्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी की थी और उसमें हमने सबसे मेन फोकस किया था एल्केन और एल्केन से एल्किल का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया था कि जब तक हमें कंपाउंड का साधारण नामकरण भी हमें दो प्रकार से सीखने पड़ते हैं, एक साधारण नामकरण, दूसरा IUPAC नामकरण। तो जब तक साधारण नामकरण हमें तब तक नहीं आएंगे तब तक हमें ये पता ना हो कि एल्केन से एल्किल कैसे बना और इन एल्किल का नाम हम किस प्रकार से देते। तो ये विशेष बात अपने माइंड में पॉइंट आउट होनी चाहिए और आज हम उसको आगे बढ़ाते। तो पहले 2 मिनट के लिए हम एल्किल की बात कर लेते हैं क्योंकि एल्किल सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हमने अपनी लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि जब एल्केन आप लिखते हो, क्या लिखा मैंने, एल्केन, और एल्केन से जब एक H को हम हटा देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, तो आपका क्या बनता है, एल्किल। बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ये बात कि एल्केन से जब एक हाइड्रोजन क्या हो, -H, +H नहीं लिखा, -H, मतलब जब एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है तो आपका क्या बनता है, एल्किल। और बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि एल्किल को हम R वैलेंसी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। एल्किल को हम किससे लिखेंगे, R वैलेंसी। अब कल हमने जो पढ़ा था एथिल, मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, ब्यूटिल के जो चारों रूप, ये सब क्या होते हैं, एल्किल। उन सबको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिखेंगे कैसे, अब देखो यहाँ पे कि हम एल्किल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपके एल्किल। तो पहले बात कि एल्किल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R वैलेंसी से। तो ये जितने समूह लिखूंगा वो सब एल्किल है। जब आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे तब आपको समझ आएगा R को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मतलब ये सब R हो जाएंगे। नंबर 1 कल हमने पढ़ा था CH3 वैलेंसी, इसका आपने नाम क्या लिखा था, मैथिल। नंबर 2 पे लिखा था C2H5 वैलेंसी। अब चाहे इसको ऐसे लिख दो या CH3 CH2 दोनों एक ही है, इसको हम क्या कहेंगे, एथिल। फिर नंबर 3 पे आप देखो मेथेन से मेथिल, एथेन से एथिल। फिर प्रोपेन की बात करें तो प्रोपेन से 2 रूप बने थे, एन प्रोपिल और आइसो प्रोपिल। तो जब तक हमें बिल्कुल क्लियर नहीं होगा तब तक कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो 2 रूप बनेंगे, पहला एन बनाते हैं तो कार्बन की सीधी श्रृंखला CH3 CH2 CH2, इसका नाम क्या हो गया आपका, एन प्रोपिल। नंबर 4 CH3 CH CH3, ये हो गया, इसको आपने क्या नाम दिया, आइसोप्रोपिल। क्या नाम दिया, आइसोप्रोपिल। तो यहाँ से आपके बिल्कुल ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि प्रोपेन से 2 प्रोपिल बनेंगे, एन प्रोपिल और आइसोप्रोपिल। क्लियर है चारों नाम। इसके बाद हम ब्यूटिल की बात करें तो थोड़ा यहाँ पे कि ब्यूटिल में कितने रूप बने थे, बिल्कुल माइंड में क्लियर होने से, ब्यूटिल में कितने रूप बने थे, आपके 4 रूप बने थे, एन ब्यूटिल, आइसो, द्वितीयक और तृतीयक। तो एन ब्यूटिल का तो तरीका क्या था कि 4 कार्बन की सीधी श्रृंखला, 4 कार्बन की सीधी श्रृंखला, इसको आपने क्या नाम दिया था, ये रख दो, एन ब्यूटिल। क्या नाम दिया, एन ब्यूटिल। इसके बाद अगर हम बात करें CH3 CH3 CH2, देखो इधर से देखोगे तो अंतिम, ये इधर वाली साइड से देखोगे तो अंतिम कार्बन, ये अंतिम कार्बन से पहले वाले कार्बन पर क्या जुड़ा है, CH3। तो जब अंतिम कार्बन से पहले वाले कार्बन पे CH3 जुड़ा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसो। तो इसका क्या नाम हो गया आपका, आइसो ब्यूटिल। अब देखो इसके बाद CH3 CH2 CH CH3 वैलेंसी। यहाँ पर अपने को विशेष बात क्या रखनी थी कि वैलेंसी ये फ्री है, इस वैलेंसी से कोई भी समूह आएगा वो इस कार्बन से जुड़ेगा। और ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से। कितने कार्बन से, 2 कार्बन से। तो इसको हम क्या बोलते हैं, द्वितीयक ब्यूटिल। 2D कार्बन है तो आने वाला समूह इस कार्बन से जुड़ेगा, इस कारण से इसको हमने क्या नाम दे दिया, द्वितीयक ब्यूटिल। अब देखो इसके बाद CH3 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 ये वैलेंसी। तो आने वाला समूह यहाँ जुड़ेगा
मतलब इस कार्बन से जुड़ेगा, और ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 से। जब ये 3 कार्बन से जुड़ा तो इसका हमने क्या नाम दे दिया, तृतीयक ब्यूटिल। क्या नाम दे दिया इसको, तृतीयक ब्यूटिल, इसका हमने नाम दिया है। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि कल की जो हमने क्लास स्टार्ट की थी, सबसे पहले समझा कि एल्केन से एक हाइड्रोजन बाहर निकाल देंगे तो एल्किल बनेगा। एल्किल को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, आर वैलेंसी से, अर्थात ये एथिल, मेथिल, प्रोपिल, एन प्रोपिल, आइसोप्रोपिल, ब्यूटिल जितने भी हैं वो सब को आप क्या कह सकते हो, एल्किल कह सकते हो। इसमें सबसे नंबर 1 मेथिल CH3, एथिल को ये रूप ले सकते हो एन प्रोपिल, आइसोप्रोपिल, यहाँ एन ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल, द्वितीयक ब्यूटिल और तृतीयक ब्यूटिल। इसके बाद बेटा जैसे आपने ये ब्यूटिल में पढ़ा है, ब्यूटेन से आपने क्या बनाया, ब्यूटिल। इसी प्रकार पेंटेन से पेंटिल बनेगा, पेंटेन से पेंटिल बनेगा। और पेंटिल में जैसे यहाँ तो 4 रूप बनाए, उसमें 8 बनते हैं, और 8 में से मुख्यतः अपने 5 काम के होते हैं पेंटिल में। वहाँ बनेगा एन पेंटिल, आइसोपेंटिल, द्वितीयक पेंटिल, तृतीयक पेंटिल, और एक अलग रूप और बनता है नियोपेंटिल। क्या बनता है, नियोपेंटिल। उसकी स्ट्रक्चर में बना देता हूँ, कभी कभार आपके आ जाए कि नोवा में यहाँ लिख रहा हूँ नियोपेंटिल, स्ट्रक्चर समझना इसकी, CH3 CH2। अब देखो यहाँ पर हम बात करें, इसका नाम होता है नियोपेंटिल। बाकी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एन पेंटिल, आइसोपेंटिल, द्वितीयक जिसको बोलते हैं सेकेंडरी पेंटिल या तृतीयक टर्सरी, ये तो आप बना लोगे कि नया रूप आता है आपका नियोपेंटिल। अब नियोपेंटिल में पहले बात तो याद करना कि जो ये नियो तभी बनेगा जब कार्बन की संख्या कितनी हो, 5 हो। देखो 1 2 3 4 और 5। नियो शब्द का प्रयोग हम तभी करेंगे जब कार्बन की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। अब याद क्या समझना, वो समझना विशेष कि काफ़ी बच्चे समझेंगे कि नियो के लिए देखो 2 शब्द थे। एक तो आपने पढ़ा था आइसो, आइसो में क्या था कि अंतिम कार्बन से पहले वाले कार्बन पे कितना CH3 हो, एक CH3, तब तो हम बोलते हैं आइसो। लेकिन याद करना अंतिम कार्बन से पहले वाले कार्बन पे जब 2 CH3 जुड़े हो, अंतिम कार्बन से, इधर से देखेंगे तो कंडीशन ये आएगी कि अंतिम कार्बन से पहले वाले कार्बन पे या सेकेंड लास्ट कार्बन पे कितने CH3 हो, 2। एक पर तो आइसो और 2 पे नियो। अब बच्चे, आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये नियो नहीं हुआ क्या। पहली बात तो मैंने कही थी कि नियो के लिए कार्बन कितने चाहिए, 5, कार्बन ही 4। दूसरा, ये जो नियो होता है वो प्राथमिक प्रकार का होता है, प्राथमिक होता है, मतलब 1 डिग्री वाला समझाऊंगा कि यहाँ पर क्या है कि क्रियात्मक समूह जो आएगा वो इस कार्बन से जुड़ेगा, और ये कितने से जुड़ा हुआ, 3 से। इसमें गौर से देखो कि आने वाला समूह इस कार्बन से जुड़ेगा, वैलेंसी फ्री है, तो आने वाला समूह इस कार्बन से जुड़ेगा, और ये कितने से जुड़ा, केवल 1 से जुड़ा हुआ। क्लियर है। तो ये कंडीशन ध्यान रखना, ये तृतीयक ब्यूटिल होगा और ये नियोपेंटिल है। तो ये विशेष है आपके लिए। जब तक आपको ये मुँह जवानी याद नहीं होंगे तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला। तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद हम कुछ क्रियात्मक समूह की तरफ चलते हैं जिनका हमें नाम पता होना चाहिए, फिर हम उनका यूज कैसे करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। किनको हम प्रतिस्थापी मानते हैं, किनको हम क्रियात्मक समूह के रूप में लिखते हैं। तो स्क्रीनशॉट लें इसका। एल्किल समूह पढ़ने के बाद अगर हमें नामकरण की तरफ आगे बढ़ना है तो सबसे महत्वपूर्ण एक पॉइंट और आता है क्रियात्मक समूह, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम फंक्शनल ग्रुप। तो क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात होती है कि क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप हम कहते कैसे हैं। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्रियात्मक समूह, जिसको आप बोलते हो फंक्शनल ग्रुप। देखो क्या होता है कि एल्किल समूह है, इनके जितने भी एल्किल होते हैं इन सबके रासायनिक गुण समान होते हैं। जैसे ही हम एक ऐसा समूह जोड़ते हैं जिससे इनके रासायनिक गुण अलग अलग हो जाते हैं, वो समूह क्या कहलाता है आपका क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह की संख्या काफ़ी है, हमें प्रत्येक का सूत्र, उसका नाम।
फिर उनका अनुलग्न पुरुलग्न 2 शब्द आते हैं, उनके तो बारे में हम आगे अलग बात करेंगे। तो पहले हमें क्रियात्मक समूह का नाम पता होना चाहिए और उसका सूत्र क्या होता है, तो उसके बारे में डिटेल से पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो नंबर 1 पर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। अब ये तो मैंने स्ट्रक्चर ऐसे बनाई है, अगर एक साथ लिखना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो इसको C डबल OH। इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या नाम दिया हमने इसको, कार्बोक्सिलिक अम्ल। बेटा जब तक हमें ये नाम अच्छे तरीके से याद नहीं होंगे, क्योंकि तो रिप्रेजेंट करने का तरीका हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं, तो C ये वैलेंसी फ्री है यहाँ पे, तो C डबल बॉन्ड OH या C डबल OH, चाहे ऐसे लिखो या एक ही बात है, क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसके बाद एक आता है वैलेंसी SO3H, ये थोड़ा कम काम में आता है, इसको हम बोलते हैं सल्फोनिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको, सल्फोनिक अम्ल, SO3H। इसके बाद कुछ क्रियात्मक समूह टप पढ़ेंगे, देखो C डबल बॉन्ड O, फिर O C डबल बॉन्ड O। स्ट्रक्चर फिर से समझनी है कि C डबल बॉन्ड O, बीच में O आ गया, फिर C डबल बॉन्ड O। इसको बोलते हैं हम अम्ल एन हाइड्राइड। क्या कहा जाता है इसको, अम्ल एन हाइड्राइड, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। इसके बाद नंबर 4 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O और यहाँ पर R। अब देखो R आ गया, तो R का मतलब क्लियर होना जाना चाहिए कि एल्किल समूह एथिल मेथिल प्रोपिल, तो C डबल बॉन्ड O OR, इसको हम क्या बोलते हैं, एस्टर। क्या कहते हैं, एस्टर। इसके बाद C डबल बॉन्ड O और यहाँ लिख दिया मैंने NH2, C डबल बॉन्ड O NH2। अब देखो या तो आपने ऐसे लिख दिया, चाहे तो इनको साथ में भी लिखना चाहिए, कैसे जगह CONH2, एक ही बात है, इतने तो आप समझ जा रहे हो। लेकिन वही बात है कि जब तक आपकी इसके बारे में प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आप इनको पहचान नहीं पाओगे। तो C डबल बॉन्ड O NH2 या CONH2, इसको हम कहते हैं एमाइड। क्या कहेंगे इसको हम, एमाइड। इसके बाद एक आता है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर X। क्या लिखा है, C डबल बॉन्ड O और X, या इसको ऐसे COX। अब ये तो बात क्लियर होनी चाहिए कि X का मतलब क्या होता है, X रिप्रेजेंट करता है हेलोजन को, और हेलोजन आवर्त का कौन सा वर्ग था, सतरवां वर्ग। और कौन कौन से तत्व थे, फिर कल बाहर आई, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। तो यहाँ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि X का मतलब आपका क्या होगा, जो X हमने यहाँ पे लिखा है, जो X हम यहाँ पे लिख रहे हैं उसका मतलब क्या है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन। ठीक है, तो COX या COX, इसको बोलते हैं अम्ल हैलाइड, अम्ल हैलाइड। तो क्लियर है, इतने मुझे उम्मीद है कि कुछ सब समझ में आ रहे होंगे कि C डबल बॉन्ड OH को क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल, SO3H को सल्फोनिक अम्ल, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड अम्ल एनहाइड्राइड, COR एस्टर, CONH2 एमाइड, COX अम्ल हैलाइड। जैसे सपोज करो इस X के स्थान पे आपने Cl ले दिया तो इसका नाम क्या हो गया, अम्ल क्लोराइड। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं C डबल बॉन्ड OH, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा, C डबल बॉन्ड OH, या इसको शॉर्ट में हम एक साथ क्या लिखेंगे, CHO। इसको बोलते एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि C डबल बॉन्ड OH या CHO, इसको हमने क्या नाम दिया, एल्डिहाइड। क्या नाम दे दिया, एल्डिहाइड। इसके बाद 8 नंबर पे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और इसके दोनों तरफ R जोड़ेगा, R का मतलब एल्किल समूह है, तब हम इसको क्या बोलते हैं, कीटोन। क्या कहेंगे, कीटोन। क्लियर बात है कि C डबल बॉन्ड OH या CHO एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O, और दोनों तरफ आपको R समूह जोड़ोगे, R एल्किल समूह जोड़ेगा, तब हम इसको क्या नाम देंगे, कीटोन। इसके बाद नंबर 9 CN को हम बोलते हैं साइनाइड। क्या कहा जाता है, CN का नाम क्या होता है, CN, इसको हम कहेंगे साइनाइड,
CN को क्या कहेंगे, साइनाइड। इसको उल्टा करके लिख दो NC, NC इसको हम कहेंगे आइसोसाइनाइड। क्या कहेंगे इसको, आइसोसाइनाइड। तो CN को साइनाइड और NC को आइसोसाइनाइड। अब देखो बेटा, इतने जो हमने पढ़े थे ये सब ऐसे क्रियात्मक समूह, इसको एक को छोड़ के बाकी सब में कार्बन है। ये जितने भी क्रियात्मक समूह हमने यहाँ पे पढ़े हैं उन सब क्रियात्मक समूहों में क्या है, कार्बन प्रेजेंट है। अब हम कुछ ऐसे समूह की बात करेंगे जहाँ क्रियात्मक समूह प्रेजेंट नहीं होता है। इसमें नंबर 11 की बात करें, OH, क्या लिखा है, OH। इस OH को हम क्या बोलते हैं, एल्कोहल। तो OH क्रियात्मक समूह का क्या नाम क्या हो जाएगा, एल्कोहल। अब देखो बेटा एक चीज और, इस O को हटाकर S जोड़ दें। केमिस्ट्री में एक शब्द याद कर लेना कि जब भी ऑक्सीजन है और उस ऑक्सीजन को हटा के आपने उसके स्थान पे क्या रख दिया, S रख दिया, तो उसके नाम के आगे हम थायो लगा देते हैं। भाइयो नहीं बेटा, थायो, हर कुछ चीज जोड़ देते हो नाम के आगे हैं। थायो बोला आपको, भाइयो सुना था। तो अगर O के स्थान पे, ओके स्थान पे यदि आपने क्या जोड़ दिया, एस हटा दिया, ओ को हटा के एस जोड़ दिया, तो उसके लिए हम पर्टिकुलर शब्द क्या काम में लेते हैं, थायो। तो देखो ये था ओ, इसको मैंने एस कर दिया, ओ को स्थान क्या दिया, एस। तो देखो इसका नाम एल्कोहल था, तो उस एल्कोहल के आगे क्या जोड़ दो, थायो एल्कोहल। तो इसको हम बोलते हैं थायो एल्कोहल, थायो एल्कोहल। क्लियर है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो फिर 13 पे एक आता है आपका NH2। क्या लिखा मैंने, NH2। इस NH2 को हम क्या बोलते हैं, एमीन। NH2 का क्या नाम होता है, एमीन। NH2 का क्या नाम है, एमीन। इसके बाद देखो अगर ये O और O के दोनों तरफ वैलेंसी, अगर ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के दोनों तरफ वैलेंसी है तो इसको हम बोलते हैं इथर। क्या बोलते हैं, इथर नहीं बेटा, इथर नाम है, हर कुछ बोलते हो आप, है ऐसे काम नहीं चलने वाला अपना। तो अगर O के दोनों तरफ वैलेंसी है, O के दोनों तरफ वैलेंसी है तो क्या बोलेंगे, वापस इथर बोल दो आप। क्या बोलना है, इथर बोलना है। अब देखो मैंने क्या किया, इस लास्ट वाले के अंदर इस O को हटा के, इस O को हटा के इसके स्थान पे मैंने क्या जोड़ दिया, S। तो सीधी बात है O के स्थान पे S आते हैं, नाम के आगे क्या जोड़ दो, थायो। तो इसका नाम हो जाएगा आपके थायो ईथर। क्या नाम हो जाएगा, थायो ईथर। तो ये मुख्य जो क्रियात्मक समूह थे जो हम काम में लेते हैं उनके बारे में मैंने लिखा। तो क्रियात्मक समूह बिल्कुल हम शुरुआत करें, मैंने कहा कि बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करें। आपको चीज़ें आती है तो अच्छी बात है, धीरे धीरे हम स्टेप को आगे हाई लेवल पर लेके जाते रहेंगे। तो सबसे पहले वाली क्लास में तो हमने बात की थी एल्किल की, एल्किल कैसे बनता है। अब हमें क्रियात्मक समूह याद होने चाहिए। तो क्रियात्मक समूह के लिए सीधी सी बात है कि यहाँ तक के जो क्रियात्मक समूह थे उनमें सब में क्या था, कार्बन, बाकी इनमें कार्बन नहीं है। इनके एग्जैक्ट नाम आपको याद होने चाहिए। जैसे आपके सामने दिया OH, तो OH का मतलब बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए, OH का मतलब क्या होगा, एल्कोहल। SS लिख दिया तो थायो एल्कोहल, NH2 है तो एमीन, O का मतलब O के दोनों तरफ वैलेंसी तो इथर, और S है तो दोनों तरफ वैलेंसी थायो इथर। कि CHO एल्डिहाइड, CO कीटोन। ये 11th के साथ साथ 12th में जब हमें कुछ चैप्टर 12th में अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 10, 11, 12 और 13 उन चैप्टर में बिना इनके अपना याद करना, उनको समझ पाना पॉसिबल ही नहीं है। तो ये तो हमने किसकी बात की थी यहाँ पे, क्रियात्मक समूह। किसकी बात की है, क्रियात्मक समूह की। इसके बाद एक शब्द आता है प्रतिस्थापी। कौन कौन से प्रतिस्थापी होते हैं और हमें उनका नाम याद करना होता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब बात करें क्रियात्मक समूह के बाद में प्रतिस्थापी। क्या लिखा है, प्रतिस्थापी। जब आप कंपाउंड का IUPAC से नामकरण करेंगे और इसके नियम पढ़ लोगे, समझ जाओगे, तो वहां पे एक लाइन पढ़ोगे कि मुख्य कार्बन श्रृंखला के अलावा जो समूह शेष रह जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापी कहा जाता है। अब मुख्यतः कुछ ही समूह है, इसमें संख्या काफ़ी कम है प्रतिस्थापी के रूप में। जैसे अगर हम बात करना चाहें तो FCl BrI,
केवल मैं अभी उन्हीं समूह की बात करूँ जिनको हम सदैव प्रतिस्थापी के रूप में मानते हैं। जैसे क्रियात्मक समूह होता है, कुछ कंडीशन में मुख्य क्रियात्मक समूह होगा और कुछ में प्रतिस्थापी, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पर केवल हम उन समूह की बात करें वो जो सदैव प्रतिस्थापी के रूप में लिखे जाते हैं। तो एफ है। अब देखो आपने ये तो नाम सुना होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लेकिन यहाँ पर हम बोलते हैं फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। तो एफ अगर प्रतिस्थापी के रूप में अगर हम लेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्लूओरो। Cl को प्रतिस्थापी के रूप में क्या बोलेंगे, क्लोरो। Br को प्रतिस्थापी के रूप में ब्रोमो और I को प्रतिस्थापी के रूप में आयोडो। क्लियर होना चाहिए कि इन सबको इसके अलावा एक समूह और आता है आपका NO2। क्या लिखा मैंने, NO2। इसको भी हम क्या मानते हैं, प्रतिस्थापी, और सदैव ये प्रतिस्थापी के रूप में रहता है। इसको हम क्या लिखते हैं, नाइट्रो। तो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि एफ का मतलब फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और NO2 है तो नाइट्रो। इसके अलावा अगर मुख्य श्रृंखला के अलावा कुछ जैसे एल्किल समूह है या एल्कोक्सी समूह, जैसे रिप्रेजेंट समझा रहा हूँ, आर भी आपका प्रतिस्थापी के रूप में हो सकता है। तो आर जब प्रतिस्थापी के रूप में होता है तो उसको हम क्या लिखते हैं, एल्किल। जैसे एग्जाम्पल, अगर CH3 प्रतिस्थापी के रूप में तो आप उसको क्या बोलोगे, मेथिल। C2H5 है तो उसको क्या कहेंगे, एथिल। इसी प्रकार से एक आता है आपका RO। अब बेटा RO लिख दो या OR, एक ही बात है, कोई अंतर वाली बात तो है नहीं, लिखने का तरीका है। तो RO वैलेंसी या OR वैलेंसी एक ही शब्द, इसको हम बोलते हैं एल्कोक्सी। क्या कहते हैं, एल्कोक्सी। किस शब्द का प्रयोग करते हैं इसके लिए, एल्कोक्सी शब्द का हम प्रयोग करते हैं। तो RO वैलेंसी या OR वैलेंसी मतलब एल्कोक्सी। अब देखो कैसे इसको लिखेंगे, जैसे एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे OCH3 वैलेंसी और CH3। तो अब ये एल्कोक्सी के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या हो गया, मेथोक्सी। अब बच्चों में कन्फ्यूजन होगा। देखो मैंने कल की क्लास में आपको बिल्कुल क्लियर समझाया था कि जो एल की शब्द है इसका मतलब होता है कार्बन की संख्या। इस OR को लिखने का तरीका देखो, इसमें कार्बन कितना है, एक, तो एक को बोलते हो मेथ, और मेथ में बाकी वाला जोड़ दो तो क्या नाम हो गया, मेथोक्सी। अगर जैसे इसी प्रकार अगर आपका ये हो OC2H5 तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथोक्सी। इसके अलावा कुछ जगह आपको जैसे एक तो होता है R एल्किल समूह, एक हम पढ़ेंगे एरिल समूह। एरिल शब्द बोलते हैं जैसे AR वैलेंसी, इसको हम क्या बोलते हैं, एरिल। अब आपकी कंफ्यूजन हो गया होगा कि एरिल कहाँ से आया। आपने बेंजीन का नाम सुना होगा, बेंजीन की बात कर रहा हूँ मैं। तो बेंजीन की जब हम बात करें तो बेंजीन से जब एक हाइड्रोजन हटा देते हैं या एरिल शब्द बोलते हैं, उससे एक हाइड्रोजन हटाए तो एरिल का निर्माण होता है। जैसे C6H5 वैलेंसी हो तो इसको हम क्या बात करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फेनिल बोलते हैं। तो ये मुख्य कुछ समूह लिखे हैं जिनको हम किस रूप में मानते हैं, प्रतिस्थापी के रूप में मानते हैं। और बिल्कुल अपने को मुंह जबानी याद होना चाहिए कि इनको हम क्या कहते हैं। सबसे मेन बात है कि नामकरण तो हम बाद में सीखेंगे, उससे पहले अपने माइंड में ये बात क्लियर होनी चाहिए किसको हम क्या कहते हैं। इसके बाद ये AR कहाँ से आया, इसका क्या लेन देना, उसकी हम बात करने वाले। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बात करते हैं। तो वो जो हमने पढ़े थे वो तो थे एल्किल समूह। अब हम बात करें एरोमेटिक कंपाउंड की, और एरोमेटिक कंपाउंड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आता है, वो आता है अपने बेंजीन। उसी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप शब्द को समझने की कोशिश करना। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, बेंजीन। बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6। बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6, अर्थात इसमें 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं। लेकिन जब हम इसकी संरचना बनाते हैं कि इसको, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से रिप्रेजेंट की जाती है, तो ये, और यहाँ पर आपने इस प्रकार से बना दिया कि एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर किसकी बनाई, बेंजीन की। या तो आप इसको इस प्रकार से देख पाओगे, या थोड़ा सा इसमें आपको जो डबल बॉन्ड है उसकी स्थिति में परिवर्तन मिल सकता है। जैसे इसमें डबल बॉन्ड एक छोड़ के एक होता है, तो यहाँ डबल बॉन्ड आपको ऐसे मिल सकता है। अब क्या होता है कि बच्चों में कन्फ्यूजन होता है, जैसे डबल बॉन्ड ऐसे बनाइए, ऐसे, दोनों सही है। और उससे भी सबसे ईजी तरीका, अगर आपको बेंजीन बनानी है तो इस डबल बॉन्ड को हम इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो ये तीनों स्ट्रक्चर किसको रिप्रेजेंट कर रही है, बेंजीन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब काफ़ी कंपाउंड है, सीधी बात क्लियर हो, बेंजीन का मतलब C6H6 और उसको इस संरचना के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है।
अब क्या होता है कि ये जो आपको नजर आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर ये प्रत्येक कार्बन, ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा, पांचवा और छठा, और प्रत्येक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। अगर इसके स्ट्रक्चर को हम डिटेल से बनाना चाहे तो आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो, अगर इसी सी ये स्ट्रक्चर होती है इसे कार्बन, और प्रत्येक कार्बन के साथ एक क्या जुड़ा होता है, आपका हाइड्रोजन जुड़ा होता है। लेकिन ये स्ट्रक्चर इतना हम बनाएंगे, इसके साथ डबल बॉन्ड होगा, एकांतर क्रम में इसमें डबल बॉन्ड होता है, एक यहाँ बना दिया, दूसरा यहाँ पे, और ये स्ट्रक्चर किसकी है, बेंजीन की है। अब आपको पता है ऐसा बनाएंगे तो टाइम लगेगा, तो इसको हम यहाँ से इसके द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए माइंड में, क्योंकि बार बार जब हम बनाएंगे तो याद रहे कि ये स्ट्रक्चर किसकी बनाई हमने, बेंजीन की। अब क्या होता है कि बेंजीन से जब एक हाइड्रोजन हटेगा, क्योंकि इससे कोई समूह तभी जुड़ेगा, इससे कोई समूह तभी जुड़ पाएगा जब यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या हो, बाहर निकल जाए, एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाए। तो जैसे एग्जांपल समझे कि C6H6 था बेंजीन, तो इससे आपने एक हाइड्रोजन क्या किया, बाहर निकाल दिया, एक हाइड्रोजन क्या किया आपने, बाहर निकाल दिया। तो बेंजीन से जैसे एक हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो स्ट्रक्चर बनती है C6H5, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेनिल। अभी जो मैंने आपको लिखाया था उसके बाद आगे क्या कहेंगे, फेनिल कहेंगे। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कहीं कभी कभार इसको आपको फेनिल के रूप में लिखा हुआ शब्द मिल जाए तो C6H5 का मतलब क्या है, फेनिल है। अब हम आगे बात करें। अब क्या है कि नॉर्मली तो ये बेंजीन हो गया, इसमें कुछ समूह जुड़े होते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसके काफ़ी नाम होते हैं, तो ये कंडीशन हो गई। अब देखो कुछ एग्जांपल हम समझते हैं जो आपने पढ़ा होगा। सबसे पहले जैसे अगर बेंजीन के ऊपर ये बेंजीन वलय बनाई, इस बेंजीन वलय के ऊपर मैंने क्या जोड़ दिया, CH3, तो नॉर्मली आप बोलोगे CH3 को मैथिल और इसको मतलब बेंजीन, मैथिल बेंजीन। लेकिन जो पर्टिकुलर जो नाम ज़्यादा फेमस है उसको बोलते हैं टोलुइन या टालुइन, टोलुइन या टालुइन। इसके अलावा अगर आपने इस बेंजीन वलय के ऊपर क्या जोड़ दिया, OH, बेंजीन वलय के ऊपर आपने क्या जोड़ दिया, OH, तब हम इसको क्या बोलते हैं, फिनोल। ये पर्टिकुलर फिक्स नेम है, इसको आपको इसी अकॉर्डिंग याद करना है कि अगर बेंजीन वलय के ऊपर CH3 है तो हम क्या कहेंगे, इसको टोलुइन। बेंजीन वलय के ऊपर अगर OH है तो क्या बोलते हैं, इसको फिनोल। OH कौन सा क्रियात्मक समूह अभी लिखा था हमने, एल्कोहल। इसके बाद अगर बेंजीन वलय के ऊपर मैंने क्या जोड़ दिया, NH2, बेंजीन वलय के ऊपर मैंने क्या जोड़ दिया, NH2, तो इसको हम बोलते हैं एनिलीन। क्या कहते हैं, एनिलीन। ये सब चीज़ें आपकी 12th में बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। तो बेंजीन वलय के ऊपर CH3 है तो टोलुइन, बेंजीन वलय के ऊपर OH है तो फिनोल, बेंजीन वलय के ऊपर NH2 है तो टोलुइन। ऐसे काफ़ी कंपाउंड जैसे हम वो लिख लें, जैसे मैंने बेंजीन वलय के ऊपर जोड़ दिया COOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल। COOH को हमने क्या नाम दिया था, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इस कंपाउंड को हम बोल देते हैं बेंजोइक अम्ल। क्या बोल देंगे इसको, बेंजोइक अम्ल। हमने क्या किया, इस बेंजीन वलय के ऊपर, इस बेंजीन वलय के ऊपर क्या जोड़ दिया, CHO। CHO का मतलब क्या होता है, एल्डिहाइड, तो इसको हम बोल देते हैं बेंजेल्डिहाइड। क्या कहेंगे इसको, बेंजेल्डिहाइड। तो ये बेंजीन वलय के काफ़ी कंपाउंड देखो। और भी हम बात करना चाहें, जैसे नॉर्मली इस बेंजीन वलय के ऊपर मैंने क्या जोड़ दिया, Cl, तो Cl को अभी हमने सीखा था, क्या नाम दिया आपने, क्लोरो, और इसका क्या नाम हो गया, बेंजीन, तो क्लोरो बेंजीन। तो फिर से एक बार रिपीट कर दूं 2 मिनट के लिए। सबसे पहले आपको माइंड में क्या करना है कि जो बेंजीन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। बेंजीन एक कैसा यौगिक है, बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए, एरोमेटिक यौगिक। इसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं। सभी स्ट्रक्चर के द्वारा आप बेंजीन को रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन अपनी कंफर्टेबल ये रहेगी, इसको हम बना सकते हैं। अब ये याद होना चाहिए कि बेंजीन से जब एक H बाहर निकाल दिया तो उस रचना को नॉर्मली आप क्या कह सकते हो, आप फेनिल शब्द का उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। बेंजीन वलय के ऊपर अगर आपने CH3 जोड़ दिया तो मैंने उसको क्या नाम दे दिया, टोलुइन। बेंजीन वलय के ऊपर यदि हमने OH जोड़ा है तो उसको मैंने क्या नाम दिया, फिनोल। बेंजीन वलय के ऊपर यदि NH2 जुड़ा हो तो उसको आप क्या कहोगे, टोलुइन। बेंजीन वलय के ऊपर Cl जोड़ दिया तो नाम आपका हो गया क्लोरो बेंजीन। अगर बेंजीन वलय के ऊपर COOH मतलब कार्बोक्सिलिक
अम्ल जुड़ा हो तो उसको आपने क्या नाम दिया, बेंजोइक अम्ल। अगर एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह जोड़ दिया तो बेंजल्डिहाइड। तो इस प्रकार से इस बेंजीन वाले के भी काफ़ी कंपाउंड अपने को पढ़ने को मिलेंगे। इसके बाद अगर हम बात करना चाहें कि थोड़ी सी जगह यहाँ पर मैं एक चीज़ समझाऊँ कि बेंजीन पर अगर दो समूह एक साथ जुड़े हों, ये शब्द आपने बहुत बार पढ़ा होगा, सुना होगा कि ये स्ट्रक्चर, जैसे मैंने यहाँ पे एक बेंजीन की स्ट्रक्चर ये बना दी, इस बेंजीन में एक समूह तो यहाँ पे जुड़ गया, दूसरा यहाँ पर भी जुड़ सकता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो याद कर लेना है कि अगर बेंजीन में एक समूह एक पर जुड़ा और दूसरा समूह है दो पर, एक समूह एक पर और दूसरा समूह है दो पर, तो उस रिलेशन के लिए हम शब्द काम में लेते हैं ऑर्थो। क्या बोलते हैं? ऑर्थो। और ऑर्थो को रिप्रेजेंट किससे करेंगे? ओ से। नहीं समझ में आया तो लिख दो ऑर्थो। क्या कहोगे? ऑर्थो। एक समूह एक पर और एक समूह दो पर, तो उसके लिए क्या बोलते हैं? ऑर्थो। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ओ से। अगर एक समूह एक नंबर पे, जैसे 1 2 3 4, तो एक समूह एक नंबर पर और एक समूह है 3 नंबर पे, तो उसके लिए शब्द हम बोलते हैं मेटा। क्या बोलते हैं? मेटा शब्द का प्रयोग करते हैं और उसको स्मॉल एम से। अब देखो आधे बच्चे को बेटा सुन रहा है, तो शब्द तो ऐसे पकड़ोगे आप, और तो कोई काम है नहीं अपना। मेटा बेटा बेटा नहीं है, तो एक एक पर और एक 3 पर, तो उसको हम क्या कहेंगे? मेटा। और एक एक पर हो और एक 4 पर हो, तो उसके लिए जो शब्द हम काम में लेते हैं वो क्या होता है? पैरा। पैरा को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि अगर बेंजीन वाले पर कितने समूह जुड़े हों, 2 समूह जुड़े हो, तो एक पर और एक 2 पर जुड़ा हो तो ऑर्थो, 1 3 वाला हो तो मेटा, और 1 4 वाला हो तो पैरा शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये तो थी केवल साधारण बातें कार्बनिक यौगिकों के नामकरण से रिलेटेड। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो काफ़ी कंपाउंड है उनका नामकरण कैसे किया गया, उनका वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके आप डिटेल से इनको देख कर समझ सकते हो। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें पहले आप।